हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पाथ लेक्चर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है पार्ट 4A इन अंडर आर्टिकल 51A। अब क्या आप लोगों को पता है ये लेडी कौन है? इफ यू नो तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए कि ये लेडी कौन है एंड देन रिज्यूम बैक टू थिंग्स। ओके, सो यू गाइस आर करेक्ट। शी इज मिसेस इंदिरा गांधी। अब मिसेस इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज करी थी, वो थी इमरजेंसी। अब इमरजेंसी उन्होंने कौन सी ईयर में लगाई थी? उन्होंने ईयर 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। इस वक्त हम इमरजेंसी की डिटेलिंग्स में डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी तरीके की इमरजेंसी होती है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर होती है। देन इट्स स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 के अंदर होती है। और उसके बाद होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसकी प्रोविजन आपको मिल जाएंगे आर्टिकल 360 में। अब हर एक इमरजेंसी के कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो ग्राउंड्स इन रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स में मेंशन है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। अब 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो थी नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड उस वक्त था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई थी। फर्दर इस इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था? इस इमरजेंसी के दौरान वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स थे सिटीजन्स के, उनको सस्पेंड कर दिया था। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है आर्टिकल 359 में। बट इसमें मैंने आगे एक और लाइन लिखी हुई है, नाउ आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड विद रिस्पेक्ट टू 26/1979। अब जानने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे ईयर देख रहे होगे, दैट इज 1979, और हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये आ जाती है कि उस वक्त आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 सस्पेंडेड होने से बचे नहीं थे। उस वक्त ये आर्टिकल सस्पेंड हो सकते थे। इनफैक्ट पार्ट 3 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे, वो सारे सस्पेंड हो सकते थे इमरजेंसी के दौरान। अब नेक्स्ट थिंग हमारे समझने के लिए ये है कि उस वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब नेशनल इमरजेंसी के क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या फैक्ट्स थे, ये सब हम किसी और वीडियो में डील करेंगे। बट यहाँ पे ये समझेंगे कि एग्जैक्टली पिक्चर क्या थी। तो एग्जैक्टली इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने सारे राइट्स कर्टेल कर लिए थे ह्यूमन बीइंग्स के। राइट, उनके सिटीजन्स के पास में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं था। इनफैक्ट पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल्स थे उनमें से कोई भी एक एनफोर्सिएबल नहीं था। तो बहुत सारी प्रोटेस्ट चालू हुई और वहाँ पे ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे लोग जिनको गिरफ्तार करने के पीछे कोई ग्राउंड भी नहीं था, वो भी प्रिजन के अंदर थे। तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रोटेस्ट हुई स्कूल ग्रुप्स के फॉर्म में। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी प्रोटेस्ट करी। इनफैक्ट वहाँ पे प्रेस सेंसरशिप भी इतनी ज़्यादा लागू करी थी गवर्नमेंट ने कि द इंडियन एक्सप्रेस ने एक माध्यम ढूंढा प्रोटेस्ट करने का, विच वॉज नोन एज ब्लैंक एडिटोरियल्स। यानी कि उन्होंने ब्लैंक एडिटोरियल्स छापने शुरू कर दिए एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि उनके पास में ऐसी कोई न्यूज़ हुआ ही नहीं करती थी कि वो सेंसरशिप के अंदर ना हो एंड वो सिटीजन्स को अपनी न्यूज़ बता पाए। हर एक तरह से गवर्नमेंट ने ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश करने का डिसाइड करा था। वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड करा भी नहीं था तो लेकिन वो लग ऐसा ही रहा था कि गवर्नमेंट एक ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहती है। तो ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश करने के अगेंस्ट में जब सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करी, तब गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली कि सिटीजन्स को अभी पता ही नहीं है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अब सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज़ नहीं पता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी जिसको हम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इस कमेटी ने क्या करा, इन्होंने रिकमेंड करा कि हमारे पास में एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का, एक ऐसा चैप्टर जो हमें बता पाए
कि एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है और उनको किसको फॉलो करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने टेकअप करी इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, which is also known as 42nd Amendment Act. इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसने इतने मेजर चेंजेस करे कि अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था इंडिया के लिए। सो ओरिजिनली हमारे को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ड्राफ्ट करके इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 51AA टू आर्टिकल 51AA(J). फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमको एक और फंडामेंटल ड्यूटी मिली जो कि आर्टिकल 51A की थी। अब ये जानना ज़रूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नेचर क्या है। तो ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ऑल्दो इनको परफॉर्म करना हर एक सिटीजन का कर्तव्य है, लेकिन अगर ये किसी तरह से परफॉर्म नहीं होती है तो आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप जज नहीं करवा सकते। यानी कि कोई भी कोर्ट एज सच सिर्फ बेरली इसके बेसिस पे ही कोई जजमेंट नहीं बताएगी। अब बात ये आती है कि हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज चाहिए। तो आपने एक फ्रेज सुना होगा, विद ग्रेट राइट्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि ड्यूटीज। अब हर एक राइट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसके बदले में आपकी एक ड्यूटी होती है। तो वो ड्यूटी क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के बदले में हर एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। उससे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमारे सिटीजन्स के कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर वी आर गोना टॉक अबाउट कि ड्यूटीज होती किसकी है और किसकी तरफ होती है। तो ये ड्यूटीज होती है एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन की तरफ, उनकी सोसाइटी की तरफ, उनके नेशन की तरफ और पूरे ह्यूमैनिटी की तरफ। यानी कि एक इंडिविजुअल की ड्यूटी अपने दूसरे इंडिविजुअल के लिए। एक सिटीजन ऑफ इंडिया इज ड्यूटी बाउंड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? A citizen of India is duty bound for its society, for its nation, for the humanity. Further, हमें ये जानना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जैक्टली लिखी क्या गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. यानी कि ये हम सबका कर्तव्य है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखी गई चीज़ों को फॉलो करें, उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को हम रिस्पेक्ट दें, एक नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के थ्रू भी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट से देखें। नेक्स्ट हमारी ये ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारी ये ड्यूटी है कि हम चेरिश करें और फॉलो करें वो नोबल आइडियल्स को जिन्होंने हमारी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में योगदान दिया था, क्योंकि देखा जाए तो उनकी वजह से ही हमको आज इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है। देन ये हमारी ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इनमें से कोई भी कहीं भी इफेक्ट ना हो। इसके बाद हमारी ड्यूटी ये भी है to defend the country and render national service when called upon to do so. यानी कि हमारी ड्यूटी ये भी है कि हम कंट्री को डिफेंड करें और जब ज़रूरत पड़े तब हम नेशनल सर्विसेज देने के लिए भी तैयार रहें। फिर हमारी ये ड्यूटी है to protect harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to dignity of women. यानी कि हमारी ड्यूटी ये भी है
कि हम प्रोटेक्ट करें हार्मनी को। एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड हम सबके अंदर होना चाहिए और हम किसी भी तरीके डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी के थ्रू ना करें। हम भेदभाव ना करें, हम ये ना समझें कि हम डिवाइडेड हैं, हम सब एक हैं। हमको ऐसी कोई भी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी है जिससे डिग्निटी ऑफ वुमेन इफेक्ट हो। उसके बाद ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यानी कि हमारी ड्यूटी है कि हम इंडिया की जो रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर है उन सबको वैल्यू करें, प्रिजर्व करें। उसके बाद हमारी ड्यूटी है to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। यानी कि हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को और उसके साथ साथ हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए हर एक लिविंग क्रिएचर को। हमारे दिल में एक कंपैशन होना चाहिए हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। यानी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमको ये भी बोलती है कि हम सब में एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म होना चाहिए जिससे हमारी नेशन को सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज मिले। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजॉर्ब वायलेंस। यानी कि हमको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट हो या फिर वायलेंस क्रिएट हो। हमें जितना हो सके उतना ऐसा ही कुछ करना है कि किसी भी चीज़ को हमारे किसी भी एक्शन की वजह से इफेक्ट ना हो, गलत इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी ये भी है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। यानी कि हमको हमारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट और कलेक्टिव एस्पेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारा नेशन सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल्स पे राइज करे एंड हमारी जो लिस्ट हो अचीवमेंट की वो बढ़ती जाए। अब हम बात करेंगे एक ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी की जो कि ओरिजिनली नहीं आई थी बट उसको 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट करा गया था, विच वॉज 51A, जिसमें लिखा है who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमें ये कहती है कि हर एक पेरेंट को और गार्जियन को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, जो कि एक तरह से नेशन को हेल्प करेगी फ्यूचर में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अलग अलग कलर्स में अलग अलग ड्यूटीज लिखी गई है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग कलर्स में क्यों लिखी गई है। नहीं, ये मैंने डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखो जो कि ड्यूटी नंबर ए है उसमें लिखा है कि हम सबको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके लिए एक्चुअली में पार्लियामेंट में एक लॉ बन चुका है विच इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यानी कि ना ये सिर्फ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है बल्कि एक एक्ट भी ऐसा है जो इनको गवर्न कर रहा है। तो अब अगर आप ढंग से समझो इस चीज़ को तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है वो तो ऑलरेडी कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो अगर आपने वो चीज़ सही से नहीं करी तो ऐसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसको आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो शायद आपके अगेंस्ट में स्टेप लिया जा सकता है। अब आप पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी में लिखा हुआ है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो चीज़ें हैं ये कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये जो मेन ड्यूटी है ये गार्डेड है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऑब्वियसली। एंड द नेक्स्ट इज आईपीसी। आप ये ढंग से देखो कि अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ इफेक्ट करते हो
आईपीसी में ऐसे सेक्शन है जो कि शायद आपको चैलेंज कर सके कोर्ट के अंदर। वे पॉइंट ई की बात करते हैं। तो पॉइंट ई में लिखा हुआ है कि हम सब में एक हार्मनी होनी चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए और नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, और खासकर डिग्निटी ऑफ वुमेन पे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में है आईपीसी का सेक्शन 354, 458 और काफ़ी सारे। इनफैक्ट हमारे पास में पॉश एक्ट भी है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस से डील करता है। Then we have an act for the F point to value and preserve the rich heritage of our composite culture. इसके लिए हमारे पास में एक्ट है जिसका नाम है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो ये एक्ट के थ्रू ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक रिस्पेक्ट दें, प्रिजर्व करें। उसके बाद में ड्यूटी नंबर जी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, इन सब को एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। तो ये हमारे पास में आता है अंडर एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इस एक्ट के थ्रू भी ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। फिर आपके पास में दूसरी ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंश्योर वायलेंस। अब ये आपकी ड्यूटी क्या है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करो। तो इसके पास में आपके लिए एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1980। और साथ साथ अगर हम वायलेंस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास में आईपीसी के न जाने कितने सेक्शंस हैं जो कि आपको वायलेंस करने से रोकते हैं। देन हमारी 86 अमेंडमेंट एक्ट वाली ड्यूटी यानी कि की पॉइंट, तो वो गार्डेड है आरटी एक्ट के थ्रू। आरटी एक्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज देखने के बाद हम बात करते हैं केस लॉज के बारे में। तो केस लॉज एग्जैक्टली इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव से। यानी कि इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि यूजुअली किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको ये समझने के लिए ज़रूरी है। तो इन द केस ऑफ संतोष वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि 1994 का केस है, उसमें ये बोला गया था कि जो टर्म है जिसको हम कंपोजिट कल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे क्लॉज एफ के अंदर हमको दिखी थी, वो संस्कृत एज ए लैंग्वेज को भी इंक्लूड करती है। संस्कृत एज ए लैंग्वेज और संस्कृत की जो लिटरेचर है वो इसकी फाउंडिंग बेसिस है। तो ये हर एक एजुकेशन सिस्टम में इन इंडिया प्रिफर्ड होनी चाहिए। I would again repeat, it should be preferred. It's not compulsory, but it should be preferred. Next, we talk about the case of AIMS Students Union versus AIMS. ये 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे सारे सिटीजन्स हैं पुट टुगेदर यानी कि एक साथ होके एक स्टेट बनाते हैं, तो जो एग्जैक्टली सिटीजन्स की ड्यूटी है वो एक स्टेट की भी ड्यूटी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल इट्स सिटीजन्स टुगेदर, सो दो देयर इज नो डायरेक्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट एज मेंशन्ड इन हियर, बट द ड्यूटी इफ एवरी सिटीजन इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हर एक सिटीजन की ड्यूटी है वो एक स्टेट की ड्यूटी है। अगला केस में हम बात करेंगे वेलोर सिटी वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो केस है ये 1996 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो आर्टिकल 51A(G) है, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता था, वो जब हम आर्टिकल 21, आर्टिकल 47 और 48B के साथ पढ़ेंगे तो वो कंबाइनली अडॉप्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूटर बेस प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और इसलिए ये हर एक कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इम्प्लीमेंटेबल है। यानी कि पॉल्यूटर बेस प्रिंसिपल जो कि ये कहता है कि जिसने पॉल्यूट करा है वो पे करेगा। अगर कोई भी इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है तो जिसने पॉल्यूट करा है वो उसका कंपनसेशन देगा।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये सब एक साथ मिलके हमको इम्प्लीमेंटेड मिलेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर. Then I would like to say one thing, that it is the duty of every citizen to follow all the moral beliefs and ideals of the Constitution. Even if they are present in fundamental duties and fundamental duties being non-justiciable, but also it is our duty and our responsibility to follow them. Thank you. Have a nice day, and we'll be back soon.